नमस्कार दोस्तों, सिविल एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। और प्रैक्टिस सेट का कौन सा भाग होगा? 20वां भाग होगा। और 19 भाग में प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को अपलोड कर दिया गया और डेली 20 प्रश्नों को हल करवाया जाता है, जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो यानी डेली करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो होती है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उनको भी अपलोड किया जाता है। तो जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखेंगे, सर्च करके प्लेलिस्ट बना रखी गई है, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का पहला यानी प्रैक्टिस सेट भाग 20 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? तो क्या किया था? न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का अलगाव। दूसरा दिया केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र। और तीसरा दिया भारतीय राज्य सचिव और वायसराय की शक्तियां, और इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या था? तो इसमें दिया था कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र। क्या परिभाषित किया था? केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 1919 में भारत सरकार अधिनियम बन गया। क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था 1919 में क्या बन गया? ये क्या बन गया? भारत सरकार अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकार के क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट परिभाषित क्या किया था? स्पष्टता परिभाषित किया था। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संगठित किया था। सत्यशोधक समाज में संगठित किया था। बिहार में आदिवासियों से के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन और पंजाब में एक विकास आंदोलन। तो क्या संगठित किया था? तो ये जो किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। यानी क्या कि सत्यशोधक समाज व्यवस्था की स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 को किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। किसने? ज्योतिराव फूले ने की थी। कब? 24 सितंबर 1873 को। यह एक समूह था जिसका मुख्य उद्देश्य शूद्र और अपृष्ट जातियों को शोषण और उत्पीड़न से आज़ाद कराना था। तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो है किससे संबंधित है? तो यह है सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन सुधार और संविधानिक सुधार। तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जो है संविधानिक से। ठीक है, संविधानिक सुधार से। यानी जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो भारत में स्वशासी संस्थानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के में शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया था। यह सुधार 1918 के तैयार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के में दिए गए और जो भारत सरकार के अधिनियम 1919 के रूप में आधार बना। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 94 दिया कि निम्नलिखित कथनों में विचार किए दिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमेटी और दिया टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, और तीसरा दिया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, और दिया कि केशव चंद्र सेन का संबंध किसकी स्थापना से है। यानी इसमें जो है केशव चंद्र ने किसकी स्थापना की थी? तो इसमें किए थे टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन से, ठीक है, डिस्पेंसेशन से। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी इन दोनों की। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। यानी 1881 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में मतभेद होने के बाद नया विधान अर्थात स्वधर्म समाज की स्थापना की। किसकी? स्वधर्म समाज की स्थापना की।
यह विश्व ब्रह्मा विवाह को वैध मानने और शादी को न्यूनतम उम्र तय करने के लिए भारतीय सुधार संघ का हिस्सा था। कलकत्ता यूनिटेरियन कलकत्ता यूनिटेरियन समाज की स्थापना राजा राममोहन, द्वारकानाथ और टैगोर और विलियम एड्स ने की। क्या ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 95 दिया है कि 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका पहला कारण दिया है कि लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना। दूसरा दिया है अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। वही दिया है तीसरा कि मुस्लिम लीग की स्थापना। और डी दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो क्या कारण था इसका, जिसका कारण जो था ये था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों पर में क्या है विश्वास का अभाव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला पंक्ति कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय युद्ध के बाद क्या परिकल्पना थी कि द्वितीय युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा दिया है कि स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। सी दिया है कि भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बनाना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। और डी दिया है कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स देना चाहिए। तो क्या था, तो ये था कि भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। यानी सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना का मुख्य प्रस्ताव था कि भारत संघ को उपनिवेशी पद के साथ स्थापित किया जाए या राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों का निर्णय लेने के लिए मुक्त होगा और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भाग लेने के लिए मुक्त होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं 97 की 97 नंबर की कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया कि त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। दूसरा दिया है कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। अगला दिया कि तीसरा दिया अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन थे, यानी दोनों एक समकालीन थे। और दिया अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में के भक्ति गीत हैं। तो कौन सा इसका क्या है, तो यह जो दिया कि त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, तो ये सही है। और इसमें चौथा जो है कि अन्नमाचार्य जो है कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो इसका हो जाएगा 2 और 4, यानी कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्यागराज जो कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादक में से क्या थे, एक थे कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गीत पंचरत्न कीर्ति अक्सर धार्मिक आयोजनों में क्या है गाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 98 दिया है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ यानी स्टेपल कमोडिटीज क्या थे। ठीक है, तो क्या थे, पहला दिया अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। दूसरा दिया चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। तीसरा दिया तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। और डी दिया कपास, रेशा, सोरा एवं अफीम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम।
यानी जो है 1750 के दशक में भारत से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फाइन कॉटन तथा रेशम की निर्यात किया जाता था। कब? 1750 में। 1780 से 1860 की अवधि के दौरान भारत जो है प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात से परिवर्तित होकर कच्चे माल का निर्यातक हो गया। यह निर्मित वस्तुओं का एक खरीदार बन गया। 18वीं शताब्दी के मध्य कपास, रेशम, सोरा और अफीम कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पेय पदार्थ थे। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देख रहे हैं 99 प्रश्न नंबर। देख रहे हैं क्या दिया कि लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो दिया कि दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। दूसरा दिया कि ये दिया, और दूसरा दिया कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना। बी सी दिया है कि कंपनी के लिए एक नियत आय प्रबंधन करना। और डी दिया है भारतीय रियासतों के ऊपर क्या है, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा कि नहीं लागू होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का है कि भारत के लिए एक नियत का आय प्रबंधन करना ये लागू नहीं होता है। बाकी सब क्या है? सही है। सहायक संधि के बारे में क्या क्या है कि एक दूसरे के खर्च पे एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये भी सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना, ये भी सही है। और देखिए भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता का स्थापित करना, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही केवल गलत है। अब देखेंगे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 10 प्रश्नों को आज ही देखेंगे कुछ दिक्कतों के कारण, और अगली वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे आगे के प्रश्नों को। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न की आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। क्या था? भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, और दिया है कि भारतीय कृषि वाणिज्यीकरण, और तीसरा डी दिया है नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो क्या परिणाम था? तो जो था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। यद्यपि कृषि जो है वस्तुओं में बाजार और व्यापार काफ़ी संगठित था और पूर्व ब्रिटिश काल में बड़े पैमाने पर था, लेकिन ब्रिटिश काल में बाजार वृद्धि ने गुणात्मक एवं मात्रात्मक अंतर को चिन्हित किया। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, और अभी देख रहे थे हम कौन सा भाग 20 यानी प्रैक्टिस सेट के भाग 20वां को देख रहे थे। तो डेली प्रैक्टिस सेट के तौर पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को हल करवाया जाता है, और साथ में डेली प्रीलिम्स से यानी प्रारंभिक परीक्षा से जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स होती हैं उनको भी हल करवाया जाता है। तो जो पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे देख सकते हैं, और सिविल एग्जाम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब रखें अगली वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।